हेलो दोस्तों, चलो फिर डे 15 का डिस्कशन शुरू किया जाए। आज के 4 टॉपिक्स हमने क्या डिसाइड किए थे? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवाएं, राज्य का महाधिवक्ता और चौथा था हमारा उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। ये 4 टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स पर एक प्रश्न आपको मिलेगा और चारों टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि किस अप्रोच के साथ यह टॉपिक समझना होता है और फिर कैसे हमें अपना आंसर राइटिंग में लिखना होता है इन टॉपिक से रिलेटेड यदि हम कुछ भी चीजें शामिल करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लोक सेवाओं के बारे में। देखो, हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है पेपर 5 के अंदर जो टॉपिक है वह है राज्य लोक सेवाएं। यह आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है उसको आ जाइए यहाँ पर देखते हैं हम। लोक सेवाओं के बारे में पहले कंटेक्स्ट को समझ लो। कंटेक्स्ट यह है कि भाग 14 के अंतर्गत हमारे संवैधानिक प्रावधान जानोगे और इसे ही आपका इंट्रोडक्शन बनाना होता है। भूमिका में कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं लिख देनी होती हैं कि जो जानता ही ना हो एग्जामिनर। बहुत साधारण सी सिंपल चीजें, जितना ही आप आसान रखोगे अपने इंट्रोडक्शन को उतना ही ज्यादा वह इंप्रेसिव रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। तो जैसे आपको अगर इंट्रो बनाना है बढ़िया, तो एक संवैधानिक प्रावधान के साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस का सबसे बढ़िया इंट्रो क्या होता है? आप उसकी संवैधानिक स्थिति को बता दो भाई इंट्रोडक्शन में 20 से 25 शब्दों में। तो जैसे लोक सेवाओं के बारे में कोई प्रश्न आता है तो यहाँ आप सीधा बताओ कि भाग 14 के अंतर्गत लोक सेवाओं की चर्चा की गई है हमारे संविधान में और यहाँ 3 तरीके की लोक सेवाएं बताई गई हैं। पहले आप बेसिक सा कॉन्टेक्स्ट समझो और उससे भूमिका बनेगी और टॉपिक की समझ बेहतर होगी। 3 तरीके की लोक सेवाओं में पहली आपकी अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, जिसे आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है ना, फॉरेस्ट सर्विसेज। यह 3 सेवाएं आपकी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके बाद जो दूसरी सेवाएं होती हैं केंद्रीय सेवाएं, लोक सेवाएं होती हैं, जहां पर नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा होती है और केंद्र के अधीन ही ये सेवाएं दी जाती हैं। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे आईएफएस आपका जो फॉरेन सर्विसेज है और दूसरा आपका डाक सेवाएं हैं। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो केंद्रीय लोक सेवाएं कहलाती हैं। फिर तीसरी आती है आपकी राज्य लोक सेवाएं। यह राज्य लोक सेवाएं ही आपके सिलेबस में है पेपर 5 के अंतर्गत यूपी स्पेशल में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समझ में आया? बैकग्राउंड से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, इस टॉपिक को रिलेट किया गया है। तो राज्य लोक सेवाएं अर्थात जिसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और राज्य सरकार के अधीन ही यह सेवाएं भी दी जाती हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप डीएसपी का पद हो गया, डीएसपी की सेवा है, डीएसपी के रूप में, एसडीएम के रूप में सेवा आप देते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी राज्य लोक सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं भाई? अखिल भारतीय सेवाओं में अंतर यह होता है कि केंद्र के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और यहाँ पर आयोग आपका यूपीएससी होता है, ठीक है, नियुक्ति करने वाला। और ये सेवाएं देते कहां पर है? राज्यों में सेवाएं देते हैं। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब यह हो गई भूमिका हमारी। तो एक संवैधानिक स्थिति अगर स्पष्ट हो जाएगी तो इंट्रोडक्शन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन आएगा तो लोक सेवाओं की भूमिकाओं पर आएगा। अब जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं इनकी भूमिकाएं, जो की रोल होता है, इसको समझाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो भी पब्लिक सर्विसेज देखते हो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ही है सुशासन की स्थापना करना, गुड गवर्नेंस की स्थापना करना। यानी कि सेंट्रल में क्या रहेगा? गुड गवर्नेंस। और यह कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो प्रशासन आपके द्वार जो सरकार की पहल है, बेसिकली गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? जो नीति निर्माण हो रहा है और नीति निर्माण किया जाता है लेजिस्लेचर के स्तर पर और उसका क्रियान्वयन यानी कि पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किसके हाथों में होता है? बोले प्रशासन के हाथों में होता है। जितना बेहतर इंप्लीमेंटेशन होगा वही सुशासन की स्थिति कहलाएगी। और बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ इनोवेशन सरकार के उसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया करो, जैसे प्रशासन आपके द्वार। उसके अलावा सरदार पटेल के द्वारा भी जो आपकी पब्लिक सर्विसेज है इसे स्टील फ्रेम के रूप में समझा गया। और बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश को तभी बाहर किया जा सकता है जब तक लोक सेवाओं या लोक सेवकों के द्वारा बेहतर तरीके से जो हमारी नीतियां हैं उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा। समझ में आया? और यहां ही आपको की रोल भी समझ में आ गया होगा कि आखिर इसकी भूमिका प्रमुख रूप से क्या है? सुशासन की स्थापना करना। फिर राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श। देखिए, जब नीति निर्धारण होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है, इसके बाद क्रियान्वयन का कार्य तो होता ही है प्रशासक के हाथों में, प्रशासन के हाथों में। उसके साथ साथ कार्यपालिका को भी परामर्श देते हैं, क्योंकि यह अपने आप में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ ध्यान से समझना, यह आपका स्थायी कार्यपालिका के रूप में होता है। सभी जानते होंगे आप कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, यह स्थायी कार्यपालिका होता है। और जो मंत्री परिषद होता है यह अस्थायी, 5 वर्ष के लिए ही तो आपके मंत्री चुने जाते हैं। तो बेसिकली इनको वहां की परिस्थितियों के बारे में बेहतर नॉलेज होता है। तो नॉलेज जब बेहतर होगा तो इनके अनुभव का प्रयोग किया जाएगा कार्यपालिका के द्वारा। तो इसीलिए कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य भी करते हैं ये जो लोक सेवक होते हैं। उसके बाद यह विकास के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।
बेसिकली सरकार बात करती रहती है डेवलपमेंट की, विकास की, तो विकास के एजेंट कौन है, यानी कि विकास को मूर्त रूप में स्थापित किसके द्वारा किया जा सकता है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना प्रशासन के कैसे आप कर पाओगे। इसीलिए इन्हें विकास के एजेंट के रूप में समझा जाता है और एक अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको विकास स्थापित करना है सही मायने में, तो आपके पास जो मौजूद संसाधन है उनका आपको ऑप्टिमम यूज करना होगा। तो वही बात की गई है कि जो अवसंरचनाओं का निर्माण, साथ ही साथ संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, यानी कि जो रिसोर्सेस है इनका ऑप्टिमम यूज करेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, विकास को सही मायने में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक एंगल पर सोच लो। देखो सोशियो इकोनॉमिक एंगल पर जब आप लिखोगे तो वहां बताओगे जो वंचित वर्ग है इसको भी लाभ मिलना चाहिए। भैया जो कल्याणकारी योजनाएं आप लेकर आ रहे हो, और कल्याणकारी योजनाएं बेसिकली लाई किसके लिए जाती हैं, जो वंचित वर्ग होता है, यानी कि विशेष रूप से वह लाभार्थी होता है उन योजनाओं का। तो अगर वह योजनाएं उन लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आपके समाज में दिखाई देगा। क्लियर? और तभी आपके यहाँ पर सामाजिक सौहार्द भी स्थापित होगा। तो यह जो कीवर्ड लिखे जाते हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, और फिर आप अपने आंसर में अपनी भाषा में कोशिश किया करो इन्हें शामिल करने की। साथ ही साथ और भूमिका आपकी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के रूप में भी दिखाई देती है, और यह राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करते हैं। साथ ही प्रशासन को आप जानते हैं सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में समझा जाता है। देखो हमने एक चुनकर सरकार भेजी और हम मान लीजिए प्रतिनिधि हैं, देखिए सॉरी यह हमारे प्रतिनिधि है और जनता है, जनता ने प्रतिनिधि को भेजा। अब सरकार सरकार का उत्तरदायित्व तो बनेगा जनता के प्रति। अब सरकार कोई भी नीति बनाएगी कोई भी योजना लेकर आएगी भाई, क्योंकि लोगों ने हमें भेजा है तो हमारा भी दायित्व बनता है, सरकार बोलेगी। अब सरकार की नीतियों को लागू कराने का जिम्मा किसको दिया गया है, बीच में जो मौजूद है प्रशासक वर्ग। तो यह प्रशासक वर्ग ही आपका जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। समझ में आया? तो यही बोला जाता है कि प्रशासन में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। क्लियर? ये हो गई सारी की सारी लोक सेवाओं के बारे में। जब लिखने को आएगा आपसे तो लोक सेवाओं की भूमिका समझा देनी है। लोक सेवाएं पहले कितने प्रकार की होती हैं यह समझा दिया गया। संवैधानिक स्थिति बता दी कि भाग 14 के अंतर्गत सारी स्थिति स्पष्ट की गई है लोक सेवाओं के बारे में। आर्टिकल 308, 309, 310, 11 ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिक सर्विसेज से ही रिलेटेड हैं। उसके बाद लोक सेवाओं की भूमिका क्या होती है, बेसिकली यह बहुत आसान था आपके लिए समझना। और कुछ चुनौतियां, अब आपको कुछ चुनौतियां भी बतानी है कि क्या मौजूद है इनके सामने। सबसे पहली तो लोक सेवकों के सामने देखा जाता है कि यह पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं। अब देखो पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे तो इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, कारण यह प्रमुख होता है, और इनका सीधा मामला जुड़ा होता है इनके स्थानांतरण से या इनकी पदोन्नति से। अब भैया अगर ये राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेंगे तो इनका स्थानांतरण रुक जाएगा, है ना, स्थानांतरण कर दिया जाएगा कहीं ऐसी वैसी जगह जहां ये चाहेंगे नहीं। साथ ही इनकी पदोन्नति रोक दी जाती है। तो देखा जाता है कि लोक सेवक जो है पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्य करते नजर आते हैं। और समझ में आया कारण क्या है, कारण भी देखो स्पष्ट तरीके से समझा दिया गया और ये छुपा नहीं है किसी से। फिर दूसरा है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही भी दिखाई देती है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि ये लोग जो नियम और प्रक्रिया स्थापित है ये सीधा उसी को ही अंतिम साध्य मानकर उसके अनुरूप कार्य करते हैं। यानी कि ये रूल बुक की तरह कार्य करते हैं, ना कि रोल की तरह। भले ही ये रोल मॉडल बनकर घूमते हैं लेकिन काम कैसे करते हैं, रूल बुक की तरह। इसको आप यूज कर सकते हो इस लाइन को कि रोल की जगह ये रूल बुक के रूप में कार्य करते हैं। और कार्य कैसे करना चाहिए, अपने रोल को समझना चाहिए, अपनी भूमिका को समझना चाहिए और फिर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मौजूद क्या है भाई, लाल फीताशाही। उसके बाद तीसरी बड़ी चुनौती जो दिखाई देती है औपनिवेशिक मानसिकता। कॉलोनियल जो आपकी मेंटेलिटी है ये पहले से बनी हुई है। जैसे औपनिवेशिक काल से ही जब इनकी नियुक्ति होती थी तो ये अंतिम रूप से किसे अपना मालिक समझते थे भैया, अंग्रेजों को अपना मालिक समझते थे। जनता के सेवक के रूप में कभी इन्होंने काम किया ही नहीं पहले। तो वही मानसिकता अभी भी इनके अंदर सेट है और उसी तरीके से अभी भी ये जनता से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं। कभी देखा है, बहुत रेयर होते हैं जो लोक सेवक हैं आपके वो जनता के बीच जाकर के कार्य करते नजर आएंगे। बहुत सारे अभी भी हैं जो कॉलोनियल मानसिकता के साथ में अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ कमजोर वर्ग की उपेक्षा होती है। यह एक बड़ी चुनौती है हमारी लोक सेवाओं के सामने। और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, इसकी समस्या मौजूद है। साथ ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद तभी पनपता है जब गोपनीयता की संस्कृति जन्म लेती है। और स्वाभाविक सी बात है, गोपनीयता की संस्कृति जैसे ही पनपेगी हमारी लोक सेवाओं में तो पारदर्शिता जो ट्रांसपेरेंसी है वह स्वाभाविक ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट संबंध होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर उस संस्थान में या लोक सेवाओं में गोपनीयता की संस्कृति बढ़ रही होगी। तो यह चुनौती है। विशेषज्ञता और रचनात्मकता का अभाव है।
यानी कि रचनात्मकता, आप समझ रहे हो ना, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का अभाव देखा जाता है। उसका कारण क्या है? जो पुराने आपके लोक सेवक हैं, पहले से हैं, वह टेको फ्रेंडली नहीं है, प्रौद्योगिकी मित्रवत नहीं है, और अभी हमारी जितनी भी लोक सेवाएं हैं या जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, वह कोशिश की जा रही है ई सर्विसेज में कन्वर्ट करने की। अब हमारे यहाँ जो बैठे लोक सेवक हैं, जो प्रशासक वर्ग है, वह जब प्रौद्योगिकी मित्रवत होगा ही नहीं, तो क्या सर्विसेज को जमीन पर उतार पाएगा? नहीं उतार पाएगा। तो यह एक बड़ी समस्या देखी जाती है। फिर उत्तरदायित्व का अभाव। जब व्यक्ति के अंदर स्वयं उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई देगा, है ना, जब प्रशासक के भीतर स्वयं उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई देगा, तो चाहे जितने आप प्रयास कर लो, चाहे आप कोई भी मिशन लेकर चले आओ, चाहे जितना प्रशिक्षण दे दो, है ना, और नीतियों का क्रियान्वयन वह धीमा ही दिखाई देगा, कोई योजना लेकर चले आओ। तो उत्तरदायित्व का जो अभाव होता है, यह एक बड़ी चुनौती हमारे यहाँ देखी जाती है। ये सारी चुनौतियां हैं, और आगे की राह में जब आपको बताना है, तो इन्हीं सारी चुनौतियों को ही खत्म करते हुए, देखो आगे की राह कैसे बताई जाती है, ध्यान से सुन लेना और कोशिश किया करो वैसे ही आगे की राह में 4 से 5 पॉइंट बताते हुए अपने आंसर को कंक्लूड किया करो। तो उस वहां पर अपने सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे कोई आपके दिमाग में यदि इनोवेशन आ रहा है तो वह बताओ। इसके अलावा जैसे लोक सेवक पर मान लीजिए आपको आगे की राह लिखनी है, तो कोई सरकार के द्वारा कोई मिशन वगैरह है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए मिशन कर्मयोगी के बारे में बता दो। मिशन कर्मयोगी के बारे में आपको बताया, आपने बताया तुरंत आगे की राह में। उसके अलावा जैसे गोपनीयता की संस्कृति है, या भ्रष्टाचार जैसी, भाई भतीजावाद जैसी समस्या है ना, यहां पर आप बता दो सरकार की पॉलिसी, कोई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बता दो। ऐसे कुछ इनोवेशन बता दो। कोई एनजीओ यदि कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में, उसकी भूमिका को आप दिखा दो आगे की राह में। कोई सरकार का अभियान है उसको बताओ, या कोई नया इनोवेशन है उसको आप बताओ, है ना, अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहो वह दे दो। इस तरीके के 4 से 5 पॉइंट हमने बनाए आगे की राह में, वे फॉरवर्ड में, और अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। यही होता है प्रॉपर तरीका आपका आंसर लिखने का। तो समझ में आया? पहले लोक सेवाओं के बारे में समझा हमने, फिर लोक सेवाओं की भूमिकाएं देखी, और क्या क्या चुनौतियां हैं लोक सेवाओं में यह समझ लिया, और फिर आगे की राह बताते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। इस टॉपिक पर इससे ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लिखने के स्तर पर इतना ही आपको आना चाहिए और आप एक अच्छा आंसर लिख लेंगे। अगला टॉपिक क्या था हमारा? लोक सेवा आयोग। देखो इससे तो आप परिचित ही होंगे, क्योंकि इसी के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, यूपीपीसीएस जो आपका यूपीपीएससी है आपका, जो पदों की नियुक्ति करता है, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, सारे पदों की नियुक्ति का कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है? इसी कमीशन के अंतर्गत किया जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। इस तरीके की भूमिका बतानी है, फिर बताना है यह लोक सेवा आयोग के आखिरकार कार्य क्या होते हैं। बेहद आसान है। क्या कार्य होते हैं भाई? पारदर्शिता पूर्ण तरीके से वस्तुनिष्ठ होकर के जो लोक सेवकों की नियुक्ति करना है, और परीक्षाओं का संचालन करना। जो ये परीक्षाएं कराई जाती हैं आपकी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो भाई, इन परीक्षाओं का संचालन किसके द्वारा कराया जाता है? लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा अनुशंसात्मक जो संबंधी नियम प्रक्रिया है, इस हेतु राज्यपाल को सलाह भी दी जाती है इस आयोग के द्वारा, और भर्ती प्रणाली के संबंध में राज्य सरकार को भी सलाह दी जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये सारे कार्य होते हैं आपके राज्य लोक सेवा आयोग के। अब राज्य लोक सेवा आयोग के ये सारे कार्य तो है भाई, ये डिफाइन कर दिए गए हैं हमारे संविधान में। अब देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, अभी हाल ही में देखा कि पेपर लीक की एक बहुत बड़ी समस्या आई लोक सेवा आयोग के सामने, है ना। इस संदर्भ में आपका आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीपीसीएस के पेपर पर दबाव हुआ ना, तो उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब आपकी जब नियुक्ति होगी, तो नियुक्ति के स्तर पर पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि जो आयोग को कार्य दिया गया है, वह सुचितापूर्ण तरीके से, जैसे आयोग बोलता है कि सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाओं का संचालन करा लिया जाए। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी। तो मुख्य फोकस आपको कहाँ होगा? यहाँ सीखना चाहिए, पर इस संदर्भ में अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए, और अधिक से अधिक इनोवेशन करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे यूपीपीएससी के द्वारा परीक्षा संचालन करने में पारदर्शिता हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, प्रश्न भी आपसे यहीं पर बनाया जाएगा। भाई आपसे जानना तो यही होता है एग्जामिनर को, और कहां पर जाने का? बाकी चीजें तो संविधान के अंतर्गत बता ही दी गई है कि भाई पीएससी का क्या कार्य है, वो प्रीलिम्स के स्तर पर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप बताओगे कि आयोग का डिजिटलीकरण करो। जैसा लगातार देखो, आयोग में जब आप जाते हैं, जब एग्जाम में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बायोमेट्रिक का कार्य शुरू हो गया है। तो बायोमेट्रिक के आधार पर यदि शुरू किया जाएगा, एंट्री होगी लोगों की, तो वहां इस तरीके की धांधली जो होती है परीक्षाओं में, वह खत्म की जा सकती है। परीक्षाओं की समय सारणी नियमित कर दो। समय सारणी का मतलब यह है, जैसे अभी आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कैलेंडर वगैरह का एक कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी किसी समय कोई परीक्षा का आयोजन हो जाता है ना। कोई स्वनिर्धारित समय के आधार पर परीक्षाएं नहीं कराई जा पा रही हैं। तो इसे क्या किया जाना चाहिए? इसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है और नियमित करने की आवश्यकता है।
परीक्षा प्रारूप में वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो बहुत पुराने ढर्रे पर ही चले आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां कई सारे अभी आपने देखे होंगे एग्जाम ऐसे हुए जहां पूरा का पूरा पीछे का कॉपी पेस्ट करके उठाकर डाल दिया गया। तो वर्तमान आवश्यकताओं को समझते हुए परीक्षा के प्रारूप में भी बदलाव करने की जरूरत है। और हालांकि यूपीपीएससी में यह बदलाव किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर ऑप्शनल पेपर को देखिए हटा दिया गया है ना। यह भी तो एक तरीके से परीक्षा प्रारूप का वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन ही तो है। फिर सिविल सेवा की तैयारी हेतु अभ्युदय योजना जो चलाई जा रही है, इसके सफल क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए। और एक प्रयास जो किया गया, जो साक्षात्कार होता है, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद जो सफल हो जाते हैं उन्हें तो नौकरी लग जाती है भाई, और जो सफल नहीं होते हैं उनके लिए निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोजे जाते हैं। जैसे जब निजी क्षेत्रों में किसी पद की नियुक्ति होती है ना, तो वहां पर जो साक्षात्कार से बाहर हुए फेल हुए छात्र होते हैं, इन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाता है। तो यह भी एक अच्छा कदम है। इसके अलावा प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक प्रयोग, ये तो पीछे ही बता दिया। अब फिर भी देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी चुनौतियां हैं। एग्जाम्पल भ्रष्टाचार है, प्रश्नों की गुणवत्ता बहुत ही खराब देखने को मिलती है, प्रश्न पत्र लीक की समस्या है, और पारदर्शिता पर प्रश्न लगातार उठाया जाता है। तो ये सारी चुनौतियां बताते हुए फिर आगे की राह में आपको दो चार सुधार बताते हुए उसी तरीके जैसे पीछे बताया और अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो राज्य लोक सेवा आयोग पर लिखने को आएगा तो अब 200 शब्दों में बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब आते हैं तीसरा टॉपिक था हमारा, राज्य का महाधिवक्ता। समझो भाई, इस टॉपिक के कंटेक्स्ट को पहले समझ लो। राज्य का महाधिवक्ता जब आप लिखोगे इस पर प्रश्न, तो जिसे आप एडवोकेट जनरल बोलते हो, है ना, क्या बोलते हो, एडवोकेट जनरल। जैसे राज्य में आपका महाधिवक्ता होता है, वैसे ही सेंट्रल केंद्र के लेवल पर आपका क्या कहलाता है, महान्यायवादी कहलाता है, अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी वहां पर आर्टिकल 76 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है संविधान में। जब केंद्र के स्तर पर लिखोगे तो वहां बताओगे 76 के अंतर्गत जैसे केंद्र सरकार का जो वकील होता है, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह आपका महान्यायवादी कहलाता है। और उसी आधार पर राज्य का जो वकील कह लीजिए, तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता कहलाता है। हमें पढ़ना है यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता। पेपर 2 में जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी के सेक्शन को, वहां पर हम पेपर 2 के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत जब हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां इस पर लिखने को आएगा, यदि तो हम समझ लेंगे। यहाँ अपने पेपर 5 में हमें राज्य का महाधिवक्ता, वो भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। तो पहले संवैधानिक प्रावधान पता होना चाहिए। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत हमारे संविधान में राज्य के महाधिवक्ता पद की चर्चा की गई है। यह हमारा संवैधानिक स्थिति हो गई महाधिवक्ता के बारे में, और इसे इंट्रोडक्शन के स्तर पर आप शामिल कर सकते हो। फिर बात करेंगे भाई इसकी जरूरत क्या थी। देखो जरूरत क्या थी, कहानी समझो, बहुत आसान भाषा में समझो, बिल्कुल रटने वाली चीजें नहीं है। देखो यार, हमारी कार्यपालिका में जो लोग बैठते हैं, या विधायिका के स्तर पर समझिए जो बैठते हैं लोग, कानून बनाने वाले लोग कौन है भाई, जो हम यहाँ से चुनकर भेजते हैं लोगों को, इसमें से 90% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें जो आप समझ सकते हैं कि साक्षरता के स्तर पर उनकी स्थिति क्या है। तो जो कोई भी विधि का निर्माण होता है, कोई कानून का निर्माण किया जाता है, तो उसकी टेक्निकलिटी होती है, उसको क्या समझ पाएंगे वो लोग, नहीं समझ पाएंगे। तो भैया जब उन तकनीकी बिंदुओं को वह समझ नहीं पाते हैं, तो उसे समझाने के लिए कोई एक व्यक्ति सोचा गया भाई कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो राज्य का पक्ष तो रख सके कम से कम। तो बोले इसी संदर्भ में राज्य का महाधिवक्ता पद लाया गया। अब राज्य का महाधिवक्ता क्या करेगा, जो विभिन्न विषय होते हैं और उन तकनीकी पहलुओं को कहाँ रखेगा, कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से रखने का काम करेगा राज्य का महाधिवक्ता। समझ में आया कि महाधिवक्ता का पद आखिर लाया क्यों गया था। वही चीजें लिखी हुई हैं। संसदीय शासन में कार्यपालिका संवैधानिक दायरे के भीतर रहकर कार्य करती है। ये तो भाई अपेक्षा की जाती है कि कार्यपालिका जो भी है आपकी, और कार्यपालिका में कौन बैठे हुए होते हैं लोग, यहाँ हमारे स्थायी कार्यपालिका में प्रशासक वर्ग पूरा बैठा हुआ होता है। और यह इसको तो इतनी गूढ़ समझ होती है, चाहे तो खेल दे या अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों के साथ खेल सकती है भाई, और खेल ना पाए इसी चक्कर में ही आपका लाया गया था राज्य का महाधिवक्ता, है ना, कि कम से कम इनकी साइड से, इनके पक्ष से कोई तो व्यक्ति हो बोलने वाला जिसको बेहतर समझ हो। और महाधिवक्ता पद के लिए आप जानते ही हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है ना, हाईकोर्ट का जज बनने की कम से कम वह योग्यता रखता हो, और जो इतनी योग्यता रखता होगा तो उसे कानून की समझ बहुत बेहतर होगी, विधि की समझ। तो इसीलिए राज्य सरकार का पक्ष रखने वाला व्यक्ति राज्य महाधिवक्ता होता है। और क्यों लाया गया यह समझ में आ गया। अब इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। तो राज्य के भीतर किसी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखता है, यह समझा दिया। साथ ही भैया एक बात बताओ, राज्य की जो विधानमंडल होगी, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद जो भी होगी,
वहां पर इसको डिबेट सुनने का पूरा प्रॉपर राइट दिया जाएगा। बोले बिल्कुल भाई, बैठ कर सुन लो, आगे तुमको हमारा पक्ष रखना होगा, कम से कम क्या डिबेट हुई ये सब पता तो होना चाहिए। इसीलिए राज्य महाधिवक्ता को आप देखोगे कि दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। आप हार्ड पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको मत देने का अधिकार नहीं है, ये याद रखना। यानी कि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल पार्टिसिपेट करने का। वोट देने का अधिकार भैया कैसे दे दिया जाएगा? तुम्हारा निर्वाचन थोड़ी ना हुआ है, तुम्हारा निर्वाचन तो हुआ नहीं है अन्य सदस्यों की भांति जो सदन में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। बेसिकली तुम डिबेट को सुनो, कोई कानून का निर्माण हो रहा है, यदि किसी कानून पर कोई चर्चा हो रही है उसको बैठ कर आओ, अच्छे से सुनो, क्योंकि आगे क्या है, तुम्हें पॉइंट्स भी रखने होंगे हमारे, है ना। अगर फंसता है मामला तो इस आधार पर ही इनको बिठाया जाता है, यह इतना राइट इनको दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों की सलाह देना व विधि स्वरूप एवं कृत्यों का पालन करना, यानी कि राज्य सरकार को यह सलाह भी दे सकते हैं और राज्यपाल उसे समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। क्या मतलब है इसका? देखो, यदि राज्यपाल के द्वारा अगर कुछ मांग की जाती है, डिमांड की जाती है किन्हीं विषयों पर कि भाई आप जो है अपनी सलाह दीजिए, कम से कम इन इन मुद्दों पर हमें समझना है, तो इन्हें देना पड़ता है, फिर राज्यपाल को बताना पड़ता है। इसके अलावा राज्य सरकार को भी यह सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, यह इसकी भूमिका होती है प्रमुख रूप से। अब इसके सामने बाधाएं क्या क्या है? बाधाएं यह होती है, जो भी ये सिफारिशें करते हैं ना, ये सिफारिशें मात्र सलाहकारी होती हैं, यानी कि केवल एडवाइजरी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती, याद रखना। मतलब हम माने ना माने हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राज्य सरकार माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुमसे सलाह मांगी गई है, चुपचाप दे दो, है ना। तो बेसिकली इसकी कमजोरी को भी दिखाता है महाधिवक्ता पद की। इसके अलावा इसका कार्यकाल भी अनिश्चित होता है, जो कि साफ साफ लिखा होता है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, उसी तरीके से यह सरकारी प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। और एक पॉइंट है यहाँ पर कि इसको निजी वकालत की छूट दे दी गई है। अब जैसे ही आप बताओ यार, राज्य के महाधिवक्ता को निजी वकालत की छूट दे दोगे तो क्या इसकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। कि अब तुम क्या है ना, किसी निजी व्यक्ति का यदि मामला तुम सुन लोगे तो तुम्हारी जवाबदेही क्या हो जाएगी, उसके प्रति भी हो जाएगी, और तुम सरकार की ओर से वकालत भी कर रहे हो, तो तुम कैसे सत्यनिष्ठ रह सकते हो, है ना। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और सरकार के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। ये कुछ इसके सामने बाधाएं हैं, और इन बाधाओं को दूर करते हुए ही राज्य के महाधिवक्ता पद को अधिक से अधिक संवैधानिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और आगे की राह में दो चार आपने इनोवेशन बताए और कैसे और सुधार किया जा सकता है, कहां कहां पर आप सुधार बता सकते हो भाई। सलाहकारी सिफारिशों को लेकर के क्या सुधार बता सकते हो, कुछ प्रसाद पर्यंत को लेकर के, कार्यकाल प्रसाद पर्यंत जो राज्यपाल के रहता है, इसको लेकर के अगर कुछ सुधार बता सकते हो तो बताओ भाई। सोचो और सोच करके आप लिखा करो इन चीजों को, है ना, बैठा करो, देखा करो कि भाई क्या और सुधार हो सकता है। तभी क्या है, आपका उस टॉपिक पर लिखने की समझ भी और बेहतर हो जाएगी आपकी। फिर जो चौथा टॉपिक था, सबसे लास्ट आपका था विशेष राज्य का दर्जा। अब स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग लगातार उत्तर प्रदेश को बीच में उठी थी, अभी हाल ही में कोई मांग नहीं हुई है। तो क्या पता भाई प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा जो देने की मांग एक समय पर उठाई गई थी उसको लेकर के प्रश्न अगर बना दिया गया, मान लो। वैसे तो अभी इस समय वर्तमान में कोई मांग नहीं उठाई जा रही है, क्योंकि बढ़िया इकोनॉमिकली देखा जाए, पॉलिटिकली भी एकदम स्टेबल है हम, है ना, और इकोनॉमिकली भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। हर एंगल से अगर आप प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पर देखते हैं तो वहां भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन मेंटेन है आपका। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझोगे तो स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की कोई मांग नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इंट्रोडक्शन के स्तर पर आपको यदि भूमिका बनानी होगी तो पहले बताओगे कि क्या ये स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में है? तो बोलोगे बिल्कुल, ऐसा संविधान में कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। कुछ आयोग थे आपके, जैसे योजना आयोग थे और बहुत सारे कुछ नेशनल आयोग थे, राष्ट्रीय आयोग थे। इन्होंने देखा कि जो तुलनात्मक रूप से कुछ पिछड़े राज्य रह गए हैं उनको क्या किया जाए, स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। इस संदर्भ में जो शुरुआत हुई तो 3 राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। और वर्तमान समय में 11 ऐसे भारतीय राज्य हो गए हैं जिन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जा चुका है। क्लियर? ये हो गया बैकग्राउंड, और यहां से अपनी बनती है भूमिका। यहां से एक बढ़िया इंट्रोडक्शन मिल गया, कंटेक्स्ट इसीलिए समझाया ताकि आपको एक बढ़िया इंट्रोडक्शन मिल जाए। अब यार यह चीजें जब आप समझ रहे हो तो इतना पता होना चाहिए ना कोई पैरामीटर तो बनाया गया होगा ना। अगर आप किसी को ऐसे उठा करके तुम दे नहीं दोगे स्पेशल स्टेट का दर्जा, बोले विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ पैरामीटर तो बनाए गए होंगे। बोले बिल्कुल बनाए गए हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं? सबसे पहला पैरामीटर है कि वह पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र में होना चाहिए। जिस राज्य को आप दे रहे हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या दुर्गम, दुर्गम मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन हो, जिन क्षेत्रों में, है ना, आसान ना हो।
दूसरा आपका निम्न जनघनत्व होना चाहिए, यानी कि वहां लोग बड़ा कम रह रहे हो, पब्लिक डेंसिटी जो है बहुत कम हो, और जनजाति ट्राइब्स जो है आपके, उनका एक बड़ा हिस्सा वहां पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही कोई पड़ोसी देश के साथ में सीमा बनाना चाहिए, और आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से भी वह राज्य पिछड़ा हो, साथ ही वहां पर जो इंफ्रा का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह भी काफी वीक हो, और राज्य वित्त का अव्यवहारिक प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप समझते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ पर फिट बैठ रहा था। तो उत्तर प्रदेश एक तो पड़ोसी देश के साथ सीमा, क्योंकि हम नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो यहाँ फिट बैठ रहा था। और हम पहले उत्तर प्रदेश को जब मांग हो रही थी, तब उस टाइम पे उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता था, तो बोले इसी आधार पर हमको भी बनाओ भाई स्पेशल स्टेट। अब यह मांग लगातार होती थी। अब आपके दिमाग में यहां से एक प्रश्न आना चाहिए कि भैया स्पेशल स्टेट की इतनी मांग हो रही है, इसका फायदा है कुछ? तो बोले हाँ फायदा है, और समझाते हैं क्या फायदा है। स्पेशल स्टेट स्टेट का दर्जा देने से फायदा यह होगा, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, दो स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र योजना। यह केंद्रीय जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, यहाँ पर केंद्र ही पूरा का पूरा पैसा लगाती है, कोई भी योजना लेकर आती है केंद्र सरकार। लेकिन केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, केंद्र यहाँ योजना लेकर आती है, जो उसमें कुछ पैसा, कुछ हिस्सा केंद्र लगाती है, कुछ हिस्सा राज्य लगाती है। ज्यादातर जो केस होते हैं वहां 60 और 40 का रेशियो रहता है। लेकिन यदि किसी राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया गया, तो वहां पर यह रेशियो 90-10 का हो जाता है, यानी कि केंद्र पैसा 90 देगी, उस स्टेट से बेचारे से 10 ही रुपया लिया जाएगा। तो हर स्टेट चाहेगा हमारी जेब से पैसा कम खर्च हो, इसीलिए हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो। समझ में आया पहला फायदा? बोले ठीक है। अब दूसरा क्या है, जो ग्रांट दिए जाते हैं, अनुदान दिए जाते हैं केंद्रीय स्तर के, वहां इनको प्राथमिकता दी जाएगी। बोले तुम लाइन में सबसे पहले आओ, तुमको पहले, तुम बड़े भिखारी हो, है ना, तुमको पहले अनुदान मिलेगा। ठीक, तो सब भिखारी बनने के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि राज्यों के पास कितना पैसा है, पूरा पूरा डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं? केंद्र के ऊपर ही रहते हैं। क्योंकि जितने बड़े राजस्व के स्रोत हैं, सब केंद्र ने अपने हाथों में पहले ही उसके पास दे रखे हुए हैं। ठीक, अब उत्पाद शुल्क पर भी छूट मिलती है, तो निवेश आकर्षित होगा, स्वाभाविक सी बात है। जब उत्पाद शुल्क पर छूट रहेगी, तो निवेशक क्या करना चाहेगा? निवेश करना चाहेगा इन क्षेत्रों में। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट लाया जाता है, वहां फिक्स होता है कि 30% जो बजट का हिस्सा है, जो बजट का पैसा है, वो इन्हीं स्पेशल स्टेट वाले जो दर्जे, स्पेशल स्टेट दर्जा जो रखने वाले राज्य है ना, इनके ऊपर ही खर्च होगा। तो 30% हिस्सा इनके ऊपर ही खर्च किया जाता है। इसके अलावा सीमा कर, आयकर, इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है यहाँ पर। तो जब विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर इतने ज्यादा फायदे हो, तो कोई क्यों ना बनना चाहे भाई? बोले इसीलिए ही उत्तर प्रदेश में एक समय मांग हो रही थी। अब आते हैं आगे उत्तर प्रदेश वाले मूल मुद्दे पर, कि उत्तर प्रदेश में विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में तर्क जो देते हैं, जो चाहते हैं, वो पक्ष में क्या तर्क देते हैं और विपक्ष में तर्क क्या देते हैं भाई? यही तो मेन डिबेट है, इसी डिबेट को तो समझना है हमें। जब भी आपको इस पर प्रश्न लिखना होगा, तो यहाँ जान लो कि हम विपक्ष वाले तर्क पर ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अभी के समय कोई मांग नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाए। तो पहले पक्ष वाले तर्क देख लेते हैं, कितने कमजोर से एकदम तर्क, अब तो और कमजोर हो गए हैं। अभी देखो साथ के साथ कैसे कटेंगे सारे तर्क। पहला तर्क देते हैं भाई साहब कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, बीमारू श्रेणी में शामिल है। तो बताओ आप इसको काट सकते हो कि नहीं? बोलोगे नहीं भैया, लेकिन फिर भी चलो इनकी सुन लो, पहले बोलते क्या है ये। तो पक्ष वाले बोलते हैं कि हम देखो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में है, अभी बीमारू श्रेणी में आते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर कम है। तो बोलोगे यहाँ उत्तर प्रदेश जो है ग्रोथ इंजन के रूप में भाग रहा है। खैर अभी विपक्ष वाले खुद ही काट देंगे। दूसरा ये तर्क देते हैं वही अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला, जो पैरामीटर बनाए गए हैं, तो उस पैरामीटर में हम अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर यानी कि नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो यहाँ देखो फिट बैठ रहा है उत्तर प्रदेश। तीसरा है इसका 80% क्षेत्र जो है मूलभूत सेवाओं से वंचित है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यानी कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यह मूलभूत सेवाओं से ही यहाँ पर वंचित है लोग। तीसरा यह तर्क है इनका। चौथा दुर्गम क्षेत्र का, यानी कि सोनभद्र मिर्जापुर का जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो इसे दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, उसे भी दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। अब यह कुछ पक्ष वाले तर्क हैं। विपक्ष वाले तर्क देखना, ऊपर के जितने पक्ष के तर्क दिए गए सारे कट जाएंगे इन्हीं से। पहला है कि बीमारू से हम किधर भाग चुके हैं, अब ग्रोथ इंजन की दिशा में, यानी कि हम राष्ट्र का ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। तो बीमारू से तो हम ऑलरेडी बाहर निकल रहे हैं भैया, तो हम क्यों चाहेंगे विशेष राज्य का दर्जा? दूसरा है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इकोनॉमिक वाले एंगल पर जब सोचोगे, तो वहां हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और यहां भी हम दूसरी, अभी अगर अपडेट किया जाए तो अब हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ठीक है, अनेक सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में भी हमारे सुधार देखने को मिल रहा है। फिर ढांचागत सुधार के अंतर्गत देखो,
तो इंफ्रा के स्तर पर भी हम सुधार लगातार कर रहे हैं और लक्षित दृष्टिकोण के साथ, टारगेटेड अप्रोच के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया हमने, पूर्वांचल क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया हमने। तो ऐसे हमारे यहाँ सुधार किए जा रहे हैं। आर्थिक सुधारों को लेकर के जैसे वैश्विक निवेश सम्मेलन में बता दो 33 लाख करोड़ रुपए हमें मिल चुका है निवेश। और नेपाल सीमा को लेकर के जो बात बोली जाती है, तो भैया नेपाल सीमा पर भी तनाव बहुत कम हो चुका है, अब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं, तो यह भी तर्क आपका कमजोर हो जाता है। इसके अलावा जो दुर्गम क्षेत्र थे जैसे सोनभद्र और यह जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, यहाँ भी आपने देखा वैश्विक निवेश सम्मेलन में इतिहास में अभी तक सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है। तो इस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, निवेश के माध्यम से यहाँ इंफ्रा डेवलप करेंगे और इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। फिर उत्तराखंड का क्षेत्र जो था, जब से उत्तराखंड का विभाजन हुआ है तो कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र थे, वह उत्तराखंड राज्य में चले गए हैं। तो इस आधार पर भी देखो यह समस्या खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। फिर लास्ट एक पॉइंट बचता है, अगर उत्तर प्रदेश को मान लो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया तो इसके बाद और जो ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश जैसे, यहाँ मांग नहीं उठेगी तेजी से? बोले बिल्कुल उठेगी। तो फिर ऐसे तो केंद्र के सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है, फंड की समस्या एक आ जाएगी। केंद्र के पास भी बहुत अधिक फंड थोड़ी ना है, केंद्र के पास भी एक संतुलित और नियमित फंड ही तो है। तो यह केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी समस्या यहाँ से देखने को मिल सकती है और राज्यों में मांग उठ सकती है। तो बोले इस आधार पर कंक्लूड करना है आपको, विपक्ष के तर्क जो है आपको ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। तो जो सामान्य राज्य के रूप में ही अभी उत्तर प्रदेश को बना रहने देना चाहिए और इसके विकास के लिए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, प्रशासनिक, सभी डायमेंशंस पर डेवलपमेंट पर कार्य करना चाहिए और जैसा सरकार कर रही है सरकार को समर्थन देना चाहिए। क्लियर? और इस आधार पर हम आज के चारों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। चारों टॉपिक पर अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो डिस्कस कर ली। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। आपको कोई प्रश्न दे दिया जाएगा, अब आप चारों टॉपिक्स पर एक समझ अच्छी विकसित हो गई होगी। और बताना भाई, फीडबैक देते रहा करो, साथ ही शेयर करते रहा करो। अगर यह चीजें समझ में आ रही हैं आपको, है ना, अगर आपको खुद फायदा हो रहा है तो आप इस चीज को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में। शेयर करोगे तो थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है, मनोबल बढ़ने के साथ में और भी मजा आता है कि हाँ चलो लोगों को और कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है। और आंसर्स जरूर लिखा करो। आंसर लिखते हो तो वहां बहुत चीजें मुझे भी सीखने को मिलती हैं आपके साथ, और बहुत चीजें एक दूसरे की कॉपी से आप भी सीखते रहा करो। ठीक, चलिए फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ से। धन्यवाद।